नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में। सक्सेसफुली प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। हम प्रॉपरली टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉपरली रिसोर्सेज को एलोकेशन कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उस रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कोलेब्रेशन कर सकते हैं, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन उसको जो डिलीवरी है वो प्रॉपर डेडलाइन से पहले हो सके, एफिशिएंट वर्क फ्लो देख सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, अगर टाइम ऑप्टिमाइज है, रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉपरली तरीके से है तो उसके बेस पे कॉस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दीज आर द थ्री फैक्टर्स टू अफेक्ट द प्रोजेक्ट: टाइम, मैन पावर एंड कॉस्ट, और वी कैन से रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। ये अदर फैक्टर है। एडेबिलिटी टू चेंज, अगर कहीं पे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजिंग आ जाती है तो अगर हमने प्रॉपरली टाइम की शेड्यूलिंग कर रखी है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रखी है, तो क्या होगा, उसके बेस पे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं एडेप्टेबिलिटी टू चेंज में। तो ये इंपॉर्टेंट जो है रीजंस है जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर बहुत सारे टूल यूज होते हैं, उनमें से एक है MS माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, गैंट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का ट्रैक रख सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, एलोकेट कोलेब्रेशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों का यूज जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की हेल्प की वजह से कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि हम यूज कर सकते हैं शेड्यूलिंग करने के लिए। अब टेक्निक्स की बात करें तो बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें से हम इन तीनों पे बात करते हैं: गैंट चार्ट, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, और लास्ट वन है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या इसको प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक भी बोल देते हैं। अब हम इनकी हिस्ट्री में ना जाके डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आते हैं। क्या है कि सबसे पहले गैंट चार्ट की बात करते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है जी? इसमें एक टाइमलाइन बन जाती है, और किसके बेस पे बनती है? इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, टास्क ड्यूरेशन और टास्क की डिपेंडेंसी शो करता है। ट्रैक रख सकते हैं प्रोग्रेस कितनी हुई है इसके बेस पे, किसके बेस पे? कैंट चार्ट के बेस पे। CPM की बात करें तो मैथमेटिकल टेक्निक होती है। हम अपने पाथ, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जो क्रिटिकल पाथ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक टाइम मिलता है, एवरेज टाइम। इसमें कुछ टर्म यूज करते हैं, फ्लोट, एस लेके, बाकी अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो आप इसकी जो है जानकारी पा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि हम तीन टाइम की बात करते हैं: ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। भाई ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकता है, कम से कम कितना टाइम ले सकता है, और ना कम और ना ज्यादा। एवरेज की बात करें तो मोस्ट लाइकली के अंदर कितना टाइम हो सकता है। इस इनका यूज करके हम एक मीन टाइम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है, उसके बेस पे हम जो मीन फार्मूला निकाल मीन जो टाइम है वो निकाल सकते हैं, और उस मीन टाइम को हम अपने जो चार्ट के अंदर यूज करके और एक नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। तो अब हम फार्मूला के अंदर नहीं जाके हम डायरेक्टली देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर, और एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोजेक्ट ऑनलाइन क्लिनिक मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, चार्ट के अंदर एक्टिविटी सिंबल, ये हमारी एक्टिविटी है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी है डिफाइंड रिक्वायरमेंट से लेके और रिव्यू एंड फाइनलाइज डॉक्यूमेंटेशन तक। ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी हैं। इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है सिंबल से, डिफरेंट डिफरेंट A to Q। इनके प्रीडिसर शो कर रहे हैं कि जो A एक्टिविटी है इनका प्रीडिसर डैश का मतलब कोई नहीं है, Q का प्रीडिसर P है, यानी कि Q एक्टिविटी के पहले P एक्टिविटी होनी चाहिए। इनका ये मेन ड्यूरेशन है। इसके बेस पे हमें क्या करना है, इस टाइप से एक पर्ट नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ये क्या है, नोड। ये सर्कुलर सिंबल से नोड रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरो से एक्टिविटी है, और उसके ऊपर ड्यूरेशन है। ये एक सिंबल यहाँ पे एक रेक्टेंगल, और उसके दो पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। जो अपर पार्ट है वो LC लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के लिए होता है, और जो लोअर पार्ट है वो अर्लीस्ट स्टार्ट के लिए होता है। तो एक होता है फॉरवर्ड पास और एक होता है बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास की बात करें तो फर्स्ट नोड से लेकर 11th नोड की तरफ मूव करेंगे तो वो तो बन जाएगा हमारा फॉरवर्ड पास। फर्स्ट से लेके और 12 तक जाएंगे इस तरह से।
और 12 से अगर बैक आते हैं 1 तक तो वो बन जाएगा हमारा बैकवर्ड पास। इन्हीं के बेस पे हम एलसी और ईसी, ये जो रेक्टेंगल सिंबल दे रखा है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है सबसे पहले फॉरवर्ड पास के अंदर इसकी वैल्यू को फिल करते जाते हैं। जब फिर बैकवर्ड में आते हैं तो ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू को फिल करते आते हैं। अब आगे देखते हैं कि वन बाय वन करके किस तरह से निकालते हैं। ये जो ऑरेंज के अंदर लाइन शो कर रही है, ये शो कर दी है डबलिंग करके। हमने एक क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया है। जो एक्टिविटी है इस पाथ पे वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर है, और जो अगर उनका ड्यूरेशन को जो हम प्लस कर देते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलता है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। अब नेटवर्क डायग्राम को बनाएं कैसे। नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए आपके पास में सिंबल हैं और उनके प्रेडिसर्स हैं और ड्यूरेशन है आपके पास में। ये एक्टिविटी के सिंबल है, एक्टिविटी राइट ना करके एक्टिविटी के सिंबल राइट करते हैं। सबसे पहले एक नोड बनाते हैं। ये नोड नोड तो लेना पड़ेगा आपको, चार्ट में नहीं है, वैल्यू के अंदर नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटी का है। अब इस नोड से एक्टिविटी राइजेज हो रही है ए। ये कैसे पता चला? यहाँ पे इसका कोई प्रेडिसर नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब वही इनिशियल पॉइंट है, वो एक्टिविटी फर्स्ट टाइम में आएगी। तो यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो नोड है उससे राइजेज होगी ए एक्टिविटी, और उसके ऊपर ड्यूरेशन कितना है 3, यहाँ पे राइट किया। आगे मूव करते हैं। बी सी डी 3 एक्टिविटी है, इनके प्रेडिसर्स ए है। तो ए जो एक्टिविटी है जहां पे जिस नोड पे मीट हुई है वहां से 3 एक्टिविटी राइजेज होंगी बी सी डी। ये सेकंड नोड है और यहां से 3 एक्टिविटी राइजेज हो रही हैं बी सी डी, इनके ड्यूरेशन चार्ट में है, वो हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं ई का प्रेडिसर है सी। तो सी जो एक्टिविटी है जिस नोड पे जाके मिलेगी वहां से ई राइजेज होगी। ये एक नोड राइट किया नंबर 3, और यहां से क्या किया हमने, ई को राइजेज कर दिया और उस पर ड्यूरेशन राइट कर दिया। इसी टाइप से आगे मूव करते जाएंगे और यहां तक आते हैं फिफ्थ नोड तक। और फिफ्थ नोड पे यानी कि एफ के बाद में ये हमारा एफ है, और एफ जो नोड है, एफ जो एक्टिविटी है वो फिफ्थ नोड पे जाके मीट हो रही है। और यहां से अगर हम देखें चार्ट के अंदर जी एच आई जे, जी एच आई जे, यहां से जो एक्टिविटी के प्रीडिसर्स हैं वो एफ है। एफ से 4 एक्टिविटी जा रही हैं आपकी, ये देखो एफ है, ये इस नोड पे मीट हो रही है, और जी एच आई जे ये एक ही नोड से राइजेज होनी चाहिए। इस चार्ट से ये पता चल रहा है। नेक्स्ट, के के कहां से हो रही है, जी एच आई जे, ये चारों एक्टिविटी एक ही नोड पे जाके मीट करेंगे, वहां से राइजेज होगी की, ये बता रहा है। बाकी सेम है कि एल के पहले क्या है के, एम के पहले एल, एम के पहले एन के पहले एम, ओ के पहले एन। अब देखो यहाँ पे एम ओ के पहले एन है और पी के पहले एन है, इसका मतलब एन से 2 एक्टिविटी राइजेज होनी चाहिए। अब जाओ एन पे, और एन से देखो 2 एक्टिविटी राइजेज हो रही हैं, ये ओ और ये पी। और फाइनल क्यू के पहले पी है, ये पी है, क्यू के पहले पी। अब इस टाइप से डायग्राम मिल जाएगा आपको फाइनल। अब ये सारी एक्टिविटी एक नोड पे मीट करेंगी, फाइनल नोड पे। ये तो इस चार्ट से नहीं पता चल रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं आगे। फाइनल में जो एक्टिविटी यहाँ पे बी, ओ और क्यू, यही फाइनल पे मीट की हुई है, बना दिया ऐसे। ऐसा तो नहीं ना कि जो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। क्या है कि बी, ओ और क्यू किसी के भी प्रीडिसर्स नहीं है चार्ट के अंदर। अगर गौर से देखोगे तो बी, ओ और क्यू किसी के भी प्रीडिसर्स नहीं है। जो एक्टिविटी किसी के भी प्रीडिसर्स नहीं है उनको क्या कर दोगे, फाइनल नोड पे मीट कर दोगे। ये तरीका होता है बनाने का, बन गया। नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं। फेसेस की बात कर रहे हैं, इसको पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉरवर्ड पास की बात करते हैं। फॉरवर्ड पास में क्या होगा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके 2 पार्ट करेंगे। लोअर वाले पार्ट की बात करते हैं, ई एस अर्लीस्ट स्टार्ट की बात करते हैं, उसको 0 लेट कर लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते जाते हैं 12 नोड की तरफ। कैसे, फर्स्ट से 0, ड्यूरेशन कितना है 3, तो प्लस कर देंगे 3, 3 आ जाएगा। फिर आ जाए 3 नोड पे, इसमें क्या है ड्यूरेशन 4 है, 3 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट 3 से 4 नोड पे जाएंगे तो 7 + 5 कितना हो गया 12।
अब देखो दो रास्ते आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो आप 2 से 4 पे भी जा सकते हो और एक 3 से 4 पे जा सकते हो। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 करते तो 6 आता, और यहाँ पे करते 7 प्लस 5 तो 12 आ रहा है, और 12 को एक्सेप्ट किया है। अगर आप फॉरवर्ड पास में जाते हो और दो एक्टिविटी एक नोड पे जाके मीट हो रही हैं, तो वहां पे क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू गेट करनी है। एक्सेप्ट कौन सी करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्टिविटी जा रही है 5 नोड पे, और यहाँ पे ड्यूरेशन था 12, और 4 प्लस 12 कितने हो गए, 16। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा 6 नोड पे जाके, जी एच आई जे एक एक को, और यहाँ पे ई एस जो टाइम आ रहा है इसके अंदर ऐड करके देखेंगे और उसमें से मैक्सिमम वाले को एक्सेप्ट करवाएंगे। तो अगर यहाँ पे 16 है, ये तो सेम ही वैल्यू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या है, 5। 5 को प्लस करेंगे 16 में तो क्या आ जाएगा, 21। 2 को करते हैं तो 18 आ रहा है, 4 को 20 कर आ रहा है, और जो है जे की वैल्यू जो 4 है ड्यूरेशन उसको कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो मैक्सिमम क्या है, 21। 21 को एक्सेप्ट करवा दिया। यहाँ पे एक वैल्यू राइट करनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आएगी, ध्यान रखना है। आगे सेम करते जाओगे, ड्यूरेशन को ईएस टाइम के अंदर प्लस करते जाओगे, बढ़ते जाओगे। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी आपको जहाँ पे सिंगल पाथ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम। ये तो एक ही पाथ है, यहाँ से भी एक ही पाथ है, और यहाँ पे देखो ये 3 पाथ आ रहे हैं, ये 3 पाथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 नोड के ऊपर। अब इसका क्या है, 3, ड्यूरेशन क्या है, 2 प्लस 5, 5 को एक्सेप्ट तो नहीं किया, 38 किया है। आगे यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये 33, 33 को ओ पे क्या ड्यूरेशन, 2, 35 हो गया। अभी देखते हैं, अगला चेक करते हैं, 36 और 2, 38। तो मैक्सिमम क्या आया, 38 को एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, 38 और 38 दोनों का ड्यूरेशन एलसी और ईएस लास्ट में हम बराबर कर देते हैं, और ईएस और एलसी स्टार्टिंग के अंदर 0 0 लेते हैं। अब 38 30, अब हम पढ़ते हैं बैकवर्ड पासिंग। बैकवर्ड पासिंग में क्या है कि 38 जो टाइम है ये एलसी टाइम है। अब एलसी टाइम फिल करता हुआ जाना है, 12 नोड पे 38 टाइम है एलसी टाइम, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। इसी तरह से 12 नोड पे जो है ये ब्लैंक होगा, इसको फिल करना होगा। तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें से 38 में से माइनस करेंगे, अब की बार ऐड नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं बैकवर्ड के अंदर, तो माइनस कर देंगे 36 आ जाएगा। अब 36 आ गए यहाँ पे। अब 10 नोड पे जाते हैं, 10 नोड पे जाते हैं तो दो रास्ते बन रहे हैं, एक तो 11 से 10 और एक 12 से 10। तो यहाँ पे 36 माइनस 3 आ रहा है, और यहाँ पे 38 माइनस 2 36 आ रहा है। किसको एक्सेप्ट किया है, 33 को, यानी कि मिनिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर मल्टीपल पाथ एक नोड पे आके मिलते हैं तो बैकवर्ड पासिंग के अंदर मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और लास्ट में आपको 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना होता है, उसे हाईलाइट करना होता है। तो जहां जहां पे एलसी और ईएस बराबर है, इक्वल है, उस पाथ को हम डबल लाइन से हाईलाइट कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे। अब हम वो जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के ऊपर है उनको लिख लेंगे, ए सी ई एफ जी एच के एल एम एन पी और क्यू। इनका ड्यूरेशन नीचे लिख लेंगे, इन ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे, हमारे पास में मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने का वो हम गेट कर पाएंगे। ये क्रिटिकल जो पाथ है उस पे जो एक्टिविटी होंगी वो क्रिटिकल होंगी, यहाँ पे उनको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा केयरफुली होगी। तो इस टाइप से पर्ट नेटवर्क का यूज करके और हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का मैक्सिमम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर प्रोजेक्ट के अंदर हम इस तरह से लगाते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगर शेड्यूलिंग वाले पार्ट के अंदर पार्ट नेटवर्क यूज कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, और हमें यूज करते वक्त इसको क्लियरली समझना भी होता है। ऐसा नहीं कि सर्किल सर्किल बना दिए, जनरली जब हम प्रोजेक्ट को चेक करते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 ऐसे मिलते हैं, और इनको जो है सिर्फ कनेक्ट कर दिया, खत्म किया कहानी, ये बना दिया जी नेटवर्क डायग्राम।
हो गया, लेकिन उस डायग्राम से हमें नहीं मिलता क्लियरली कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं इससे। इससे ये तो एक मैसेज आता है कि हमें नॉलेज नहीं है। इसलिए बेटर तरीके से जो है हमें इनको यूज करना होगा, और यूज करने से पहले इसको स्टडी करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।